विश्वानि जीवसवितर्दुरितानि पराशुभ जद्भुवं तनाशुभ देवानां भद्रासुमतिर्यूयतानां देवानां रातिर्भिन्नो निवर्तितां देवानां सखिमुपसेदिमां वयं देवान् आयु प्रतिरंस जीवसे ओम पश्येम सर्ज सद जीवेम सर्ज सदशृणुयाम सर्ज सदप्रभायां सर्ज सदमदिन्यायं सर्ज सतुं भूयः सर्ज सतात। मैं डॉक्टर प्रमाण दास अंकित एम ए सहायक प्राध्यापक कितान कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। आज 11/7/2020 ईस्वी। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है भाषा विज्ञान। शास्त्री में व्याकरण छात्र एवं छात्रों के लिए है। थोड़ा भाषा पर कहते हैं, भाषा क्या है। भाषा शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है। सामान्य रूप से भाषा उन सभी माध्यमों का बोध कराती है जिनसे भावाव्यंजन का काम लिया जाता है। जिससे पशु पक्षियों की बोली भी भाषा है, इंगित भी भाषा है, सड़क की लाल हरी बत्ती भी भाषा है और मनुष्य जो बोलता है वह भी भाषा है। परंतु भाषा शब्द का प्रयोग पशुओं या पक्षियों की बोली के लिए भी किया जाता है, जैसे बंदरों की भाषा, कुत्तों की भाषा, तोता मैना की भाषा आदि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने काकभूषणी और गरुड़ के वार्तालाप के प्रसंग में लिखा है, समुझे खग खग ही कई भाषा। यहाँ पर खग भाषा अर्थात पक्षी की भाषा स्पष्ट उल्लेख है। पशु पक्षियों की भी भाषा का अध्ययन करने वालों का कहना है कि उनकी भाषा में भी भाव और अभिप्राय के अनुसार भेद हो जाया करता है। प्रसन्नता के समय उनकी भाषा वही नहीं रहती जो कष्ट या क्रोध के समय कुत्ते या बिल्ली की बोली ध्यान से सुनने पर हम भी देखते हैं कि अवसर के अनुसार अर्थात मनोदशा के अनुसार उनकी ध्वनि में अंतर हुआ करता है। अपना अभिप्राय व्यक्त करने के लिए आँख, हाथ, सिर आदि का संचालन भी भाषा के अंतर्गत आता है। इसे आंगिक या इंगित भाषा कहते हैं। आँखों से किसी को चलने का इशारा करना, किसी को बैठने का कहना, किसी को जाने का निर्देश देना, किसी के सामने दीनता दिखाना, किसी पर क्रोध प्रकट करना, किसी से प्रेम जताना आदि दैनिक व्यापार है। सहमति और असहमति, स्वीकृति और अस्वीकृति व्यक्त करने के लिए सिर हिलाना बात है। इसी तरह हाथ हिलाकर हम किसी को बुलाते हैं, किसी को दूर हटने को कहते हैं, तो किसी को कुछ कहने से मना करते हैं, किसी से कुछ मांगते हैं, किसी से
अर्जु भिन्न करते हैं, किसी को मारने का इशारा करते हैं। आंगिक या इंगित भाषा का प्रयोग केवल गूंगे ही नहीं करते, वाणी संपन्न भी करते हैं। अंतर यह है कि गूंगों के लिए वह अनिवार्य है और वाणी संपन्न मनुष्यों के लिए वाचिक भाषा की पूरक। अर्थबोध के अनुसार मनुष्य कई प्रकार के चिन्ह भी काम में लगाता है। स्काउट, नाविक या सैनिक झंडे की सहायता से अपना संदेश एक दूसरे तक भेजते हैं। झंडे की भाषा का इतना विकास हो चुका है कि जो दूरस्थ पहाड़ों पर खड़े सैनिक या जो दूरस्थ जहाज़ों पर खड़े नौ सैनिक परस्पर भली भांति बातें कर लेते हैं। गार्ड अपनी लाल हरी झंडियों की सहायता से ड्राइवर को गाड़ी रोकने और चलाने का आदेश दूर से ही दे देता है। सड़क की लाल हरी बत्तियां रुकने और जाने का निर्देश करती हैं। यह सब जो जितने हैं सब चिन्ह भाषा के ही अंतर्गत आती है। यातायात का नियंत्रण करने वाले सिपाही का हाथ उठाना ही इसी कूट की आते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि भावा व्यंजन का अर्थबोध के ये सभी साधन गौण और स्थूल रूप में ही भाषा का सीमा आते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाक धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है व्यक्तिगत वाणी। एक प्रकार से इस धातु के अर्थ में ही भाषा का लक्षण विद्यमान है। व्यक्तिगत वाणी का अर्थ है स्पष्ट और पूर्ण अभिव्यंजना, और वह उच्चरित या वाचिक भाषा से ही संभव है, जिसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों को बोधक अंतध्वनि संकेत हैं। इसीलिए भाषा मनुष्य की वाचिक भाषा के लिए ही संगत है। भाव बोधन के अन्य माध्यमों के लिए ही नहीं, और उनके लिए यदि भाषा का प्रयोग होता है तो गौण अर्थ में ही। संसार में जितने भी प्राणी हैं, भाषा सबके लिए है। मनुष्य में गूंगे के लिए, पशु पक्षी आदि। लेकिन कहने का अभिप्राय यह है कि भाषा वह कहलाता है जो समाज में एक दूसरे की परस्पर बात हो सके और वो स्पष्ट समझ सके। गूंगे की भी भाषा है, लेकिन वो स्पष्ट भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। हालांकि भाषा की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। किसी वस्तु की परिभाषा देना बहुत बड़ा कठिन कार्य है। परिभाषा बनाते समय 3 दोषों से बचने की चेष्टा करनी होती है, और वे है अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। न्यायशास्त्र के अनुसार शुद्ध लक्षण परिभाषा वह है जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव इन तीनों दोषों से
दूर हो। कहा गया है तदेव ही लक्षणम अतिव्याप्ति, जद व्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव रूप दोषत्रय शून्यम। अव्याप्ति जितने पर परिभाषा लागू होनी चाहिए उतने पर लागू न हो। जैसे कोई मनुष्य की परिभाषा बनाने की मनुष्य उसे कहते हैं। जितने भाषा विज्ञान पढ़ा हो तो उस परिभाषा में अव्याप्ति है, क्योंकि करोड़ों मनुष्य ऐसे हैं जिन्होंने भाषा विज्ञान नहीं पढ़ा है। अतिव्याप्त का अर्थ है कि जितने पर परिभाषा लागू होनी चाहिए उतने अधिक पर लागू हो जाए। जैसे कोई कहे कि मनुष्य उसे कहते हैं जिसके जो नेत्र हो। इस परिभाषा में अतिव्याप्त आ जाती है, क्योंकि पशु पक्षियों के भी दो नेत्र होते हैं, अतः वे भी मनुष्य कहलाने के अधिकारी बन जाएंगे। असंभव दोष तब होता है जब परिभाषा किसी पर लागू हो ही नहीं। जैसे यह कहना कि मनुष्य वह है जिसके दो पैरों हों। 100 पैरों के मनुष्य का होना संभव नहीं, इसीलिए इस परिभाषा में असंभव दोष है। तो इन तीनों दोषों से बचकर परिभाषा बनाना बहुत कठिन होता है। भाषा की परिभाषा भी इस कठिनाई का अपवाद नहीं है। भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा की अनेक परिभाषाएं दी है और आलोचना करने पर वे सर्वथा निर्दोष नहीं सिद्ध हो पाती हैं। किसी में कोई त्रुटि दिखती है तो किसी में कोई अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव के अतिरिक्त और भी अनेक दोष होते हैं, जिन पर परिभाषा बनाते समय ध्यान रखना होता है। उदाहरणार्थ परिभाषा में अनावश्यक शब्द का प्रयोग अर्थात ऐसा शब्द दे देना जिससे कोई लाभ न हो। इसी तरह यदि भाषा ऐसी बन गई जिससे प्रतिपाद्य स्पष्ट न हो तो इसे भी दोष ही कहेंगे। इन संदर्भ में आधुनिक भाषा ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। हेनरी स्वीट के अनुसार मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा की जाती है। ओटो येपर्सन के अनुसार भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिसके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राज, श्रोत्रग्राज एवं स्पर्शग्राज। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोत्रग्राज प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वेंद्रीय ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। पीडी गुंडे जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना असबान कंठोदगिन ध्वनि समस्त ही भाषा है। सुकुमार सेन भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से सामाजिक समूह परस्पर सहयोग करते हैं। ब्लाक तथा ट्रेगर भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था है
जिसके द्वारा सामाजिक समूह के सदस्य परस्पर सहयोग एवं विचार विनिमय करते हैं। अस्तुतेवा उपयुक्त सभी परिभाषाओं में किसी न किसी प्रकार की अपूर्णता प्रतीत होती है, जिससे भाषा का निर्दिष्ट लक्षण हमारे सामने नहीं आता। स्वीट एवं ये पर्सन के लक्षण में मूलतः एक ही बात दोहराई गई है कि भाषा ध्वन्यात्मक होती है एवं विचारों को प्रकट करने का काम करती है। बांद्रीय भाषा की प्रतीकात्मकता पर बल देते हैं। गोरे की भाषा स्वीट की परिभाषा की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। बाबूराम सक्सेना तथा सुकुमार सेन भी अन्य परिभाषाओं को तुलना में बहुत सफल परिभाषा नहीं बना सकती। ब्लैक ट्रेगर तथा स्ट्रुटेवा ने भाषा की अंतर्निहित नियमबद्धता को अपनी परिभाषा में सहमत करने का प्रयत्न किया है, किंतु रूढ़ की बात फिर भी रह जाती है। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ परिभाषाओं और अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण अत्यधिक विस्तार भी दिखाई देता है। भाषा की सर्वांगीण एवं संक्षिप्त परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से बनाई जा सकती है। भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चरित संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। इस परिभाषा में 4 बातें ध्यान देने योग्य है। भाषा उच्चरित संगीत है, दूसरा वह यादृच्छिक है, तीसरा वह रूढ़ है, चौथा वह एक प्रकार की प्रणाली या व्यवस्था है। इन 4 बिंदुओं को पर स्पर्श से विचार किया जा सकता है। पहला, भाषा को उच्चरित संकेत कहकर उसकी ऐसी विशेषता पर बल दिया जाता है कि जिसके द्वारा वह विचारों या भावों की अभिव्यक्ति के अन्य साधनों जैसे इंगित आदि से गलत हो जाती है। इंगित में भी विचार विनिमय का क्षमता है, किंतु वह उच्चरित संकेत नहीं है। इसी तरह झंडी या लाल हरी रोशनी से अर्थ हो तो अभिव्यक्त हो जाता है, किंतु उच्चरित संकेत नहीं होने के कारण वह भी भाषा की कूट में नहीं आ सकती। दूसरा, भाषा यादृच्छिक संकेत है, अर्थात शब्द और अर्थ में कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए, पशु विशेष को कुत्ता या घोड़ा क्यों कहते हैं, यह कहना असंभव है यदि इन ध्वनियों और इतने बोधित करने वाले अर्थों में कोई नियत या युक्तिपूर्ण संबंध होता तो सभी भाषाओं में इन वस्तुओं के लिए ही ध्वनियाँ प्रयुक्त होती, किंतु विभिन्न भाषाओं में इनके वाचक भिन्न शब्द हैं। उदाहरण के लिए, संस्कृत में स्वान, हिंदी में कुत्ता, अंग्रेजी में डॉग, रूसी में सवाका, फ्रांसीसी में सिया, जर्मनी में हुंड। संस्कृत अश्व, हिंदी घोड़ा, अंग्रेजी में हॉर्स, रूसी में लोसड, फ्रांसीसी में स्वाल, जर्मन में फ्रेज। इन पशुओं और इनकी वाचक ध्वनियों से कोई संबंध नहीं है। ये ध्वनियाँ मनमाने ढंग से गढ़ ली गई हैं। समाज ने इन्हें स्वीकार कर लिया है और ये इन पशुओं को बोधक
बना दिए हैं तो ध्वनि संकेत यादिक से प्रस्तुत है। तीसरा, भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ अर्थ विशेष में प्रसिद्ध होते हैं। यह प्रसिद्ध परंपरा से प्राप्त होती है। पहले से लोग वस्तु विशेष के लिए वृक्ष शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं। उसे सुनकर आज जन्म लेने वाला बच्चा उस वस्तु के लिए वृक्ष का प्रयोग करने लगता है। वह यह नहीं समझता, न समझने की कोशिश करता है और न कोशिश करने पर सफल होगा कि इसे वृक्ष क्यों कहा गया है। तर्कहीन प्रयोग प्रवाह भी रूढ़ी है। किसी भी भाषा में जितने ध्वनि संकेत होते हैं वे प्रायः रूढ़ ही होते हैं। चौथा, भाषा अंतर्निहित नियमबद्धता होती है, इसीलिए उन्हें प्रणाली या व्यवस्था कहा गया है। शब्द और अर्थ में या दीक्षा संबंध होता है तथा वह रूढ़ या परंपरा से प्राप्त होता है, किंतु भाषा के सफल होने के लिए उसके अंतर्निहित नियमों का पालन भी अनिवार्य होता है। जैसे इन वाक्यों को ले सकते हैं। क जैसे लड़का पढ़ता है, ख लड़की पढ़ती है। अब यदि कोई लड़का पढ़ती है और कहे तो व्याकरण या भाषा विज्ञान की न जानने वाला हिंदी भाषा भाषी भी इसे अशुद्ध नियम विरुद्ध वाक्य बताएगा। इतना ही नहीं, कोई भाषाओं में तो नियम के अज्ञान से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे अंग्रेजी का वह वाक्य है, राम वृक्ष श्याम। अंग्रेजी की व्यवस्था के अनुसार कर्ता पहले आता है, क्रिया उसके बाद और फिर कर्म। तो अब यदि इसी वाक्य को कोई गलती से श्याम वृक्ष राम बोले, तो क्योंकि उसकी अपनी भाषा में शब्द क्रम का महत्व नहीं रहता तो अर्थ का अनर्थ होगा ही। यह नियम विरुद्धता केवल वाक्य के स्तर पर ही नहीं होती बल्कि शब्दों की संरचना में भी होती है। प्रत्येक भाषा की नियम व्यवस्था भी पृथक पृथक होती है और तत्त भाषा का प्रयोग इसी नियमों के आधार पर होता है। पर ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भाषा में नियमबद्धता से ही नहीं। भाषा के तीन पक्ष पर भी विचार किया जा सकता है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी भाषा विज्ञानी दो सोसुर ने भाषा के तीन पक्ष माने हैं। पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामाजिक, तीसरा सामान्य या सर्वव्यापक। पहला वैयक्तिक पक्ष को उसने पारोल कहा है, PAROLE पारोल कहा है। पारोल के लिए अंग्रेजी में स्पीच शब्द का प्रयोग होता है। हिंदी में इसका कोई समानार्थक शब्द नहीं है। इसके लिए वाणी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। वाणी का प्रयोग व्यक्तिगत करता है, इसलिए भाषा की उत्पत्ति व्यक्तिगत से होती है। ध्वनन अर्थात ध्वनि के उच्चारण की क्षमता उसी से रहती है। व्यक्ति समाज से भाषा ग्रहण करता है, यह ठीक है, पर समाज का अंग होने के कारण भाषा के सामाजिक रूप का वह स्वयं निर्माता भी होता है और भाषा के प्रसार में सहायक भी सिद्ध बनता है। व्यक्ति और समाज में आदान प्रदान क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है। व्यक्ति यदि समाज से भाषा लेता है तो समाज को अपनी ओर से कुछ देता भी है। वह भाषा को सर्वथा बदल नहीं सकता, मगर उससे थोड़ा बहुत हेरफेर तो कर ही सकता है। यही हेरफेर या परिवर्तन जब बहुत अधिक और व्यापक हो जाता है तो भाषा बदल जाती है। इसका विस्तृत विवेचन
आगे भी मिल सकता है। व्यक्तिगत भाषा या वाणी के दो अनिवार्य पहलू हैं, बोध और अभिव्यंजन। बोध आदान का साधक है, अभिव्यंजन प्रदान का। बोध की सहायता से भाषा ग्रहण की जाती है और अभिव्यंजन के द्वारा वह फिर समाज को दी जाती है। तो बोध और अभिव्यंजन का यह क्रम लगातार चलता रहता है, क्योंकि जो अभिवक्ता है वही दूसरे क्षण श्रोता बन जाता है और जो अभिश्रोता है वही दूसरे क्षण वक्ता। तो दो आदमियों की बातचीत में बारी बारी से दोनों वक्ता और श्रोता बनते चलते हैं। वक्ता के रूप में वे अभिव्यंजन के आधार पर बनते हैं और श्रोता के रूप में बोध की। दूसरा, क्योंकि भाषा का उद्देश्य और उपयोग सामाजिक है, अतः व्यक्ति की सीमा पार कर उसे समाज के विस्तृत परिवेश में आना पड़ता है। वस्तुतः भाषा का सामाजिक रूप ही सबसे महत्व का होता है। भाषा के सामाजिक या सामुदायिक रूप के दो ससुर ने लागू कहा है। अंग्रेजी में इसके लिए टंग, TONGUE, टंग का प्रयोग होता है। समुदाय विशेष में प्रचलित और व्यवहित भाषा को ही लंगू कहते हैं। इस दृष्टि से हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, रूसी आदि लंगू हैं, क्योंकि इनका सब सामुदायिक है। एक खास समुदाय के लोग इन भाषाओं को बोलते और समझते हैं। किसी भाषिक समुदाय के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। भाषिक समुदाय में 10 आदमी भी हो सकते हैं और 10 करोड़ भी। व्यक्ति किसी भाषिक समुदाय का अंग हुआ करता है, अतः न तो वह उस भाषा को उत्पन्न कर सकता है और न सर्वथा परिवर्तित ही। हिंदी या अंग्रेजी को किसी व्यक्ति ने उत्पन्न नहीं किया और न किसी व्यक्ति में इतना सामर्थ्य है कि उसे बिल्कुल परिवर्तन कर सकते हैं। एक दो शब्द दे देने की बात दूसरी है। वाणी पारोल का जो वैयक्तिक पक्ष है उसमें मुख्यतः ध्वनन आता है। श्रवण का प्रश्न भाषा के सामुदायिक रूप लांगू में भी उत्पन्न होता है। अकेला होने पर व्यक्ति बोल सकता है, किंतु सुनना तभी संभव है जब उसके अतिरिक्त वहाँ कोई दूसरा भी हो। इसीलिए भाषा के सामाजिक पक्ष का विचार करते समय ध्वनन और श्रवण पर विचार करना आवश्यक है। तो बोलने के क्रम में ध्वनन वाले पक्ष की बड़ी सुंदर व्याख्या पाणिनि शिक्षा में मिलती है। बुद्धि के साथ आत्मा अर्थों वस्तुओं को देखकर बोलने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है। उन शारीरिक शक्ति पर दबाव डालता है जिससे वायु में प्रेरणा उत्पन्न होती है। प्रेरित वायु श्वास वायु फेफड़ों में चलती हुई कोमल ध्वनि को उत्पन्न करती है, फिर बाहर की ओर जाकर और मुख के ऊपरी भाग से अवरुद्ध होकर वह वायु मुख में पहुंचती है और पंचधा विभक्त ध्वनियों को उत्पन्न करती है। मानसिक प्रत्यय कनश्रेष्ठ ध्वनि के रूप में कैसे अभिव्यक्त होता है, यह उन कारकों में स्पष्ट प्रतिपादित है।
आत्मा से व्यक्ति का चेतना पक्ष, बुद्धि से ज्ञान पक्ष, मन से प्रेरणा पक्ष, वायु से संरक्षण निर्गमन और अवरोध से शारीरिक पक्ष निर्दिष्ट हैं। बिना चेतना के भाषा असंभव है। अचेतन न हो तो कुछ समझ सकता है और न बोल सकता है। दीवार नहीं बोल पाती क्योंकि उसमें चेतना नहीं है, पर चेतना होने पर भी बुद्धि के बिना काम नहीं चल सकता। बैल में चेतना है पर बुद्धि ज्ञान नहीं, अतः वह भाषाहीन है। मनुष्य में चेतना के साथ बुद्धि का भी योग है, इसीलिए वह भाषा के प्रयोग में समर्थ हैं। किंतु मनुष्य भी जब तक चाहता नहीं तब तक नहीं बोलता। यह चाहना मन का व्यापार है, और यदि बोलना चाहकर भी कोई श्वास वायु को बाहर आने का अवसर न दे तो भी वाणी उत्पन्न नहीं हो सकती। इसीलिए वाणी की उत्पत्ति के लिए आत्मा, बुद्धि, मन और वायु को आवश्यक माना गया है। जिन वस्तुओं या चीजों में इन चारों पक्षों में से एक अनेक या अभाव है तो वे वाणी के वैभव से रहित हैं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जो इन चारों पक्षों में पूर्ण समृद्ध है। इसीलिए भाषा की दृष्टि उसका स्थान उच्चतम है। एक व्यक्ति का मानसिक प्रत्यय दूसरे व्यक्ति के मन में ठीक उसी प्रकार कैसे उत्पन्न होता, यह अंगरोकित चित्र में स्पष्ट मिल सकता है। जो छात्र एवं छात्रा हो, यह भाषा विज्ञान शास्त्रीय तृतीय खंड में व्याकरण वालों के लिए है।